अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फराइज़ साग। हमारे लिए हमारी मेंटल हेल्थ या हमारी ज़हनी सेहत एक लास्ट प्रायोरिटी है और हम आखिर वक्त तक कोशिश करते हैं कि हम किसी साइकाइट्रिस्ट के पास ना जाएं और किसी सूरत किसी साइकोलॉजिस्ट के पास ना जाएं। थोड़े से मैं आपको अदाद शुमार बताती हूँ। हमारे मुल्क में जो साइकाइट्रिस्ट की तादाद है, यूँ समझ लें कि हाफ ऑफ दी जो मिलियन पॉपुलेशन है उसको सिर्फ एक साइकाइट्रिस्ट अवेलेबल है। करोड़ों की आबादी में साइकाइट्रिस्ट यानी वो डॉक्टर्स जिन्होंने स्पेशलाइजेशन की हुई है दवाइयाँ देने के लिए किसी जहनी मरीज़ों को, उनकी तादाद हज़ारों में भी नहीं है बल्कि चंद सौ है। एस्टिमेट ये है कि इनकी तादाद सिर्फ 500-700 से ज़्यादा नहीं है जो हमारे मुल्क में साइकाइट्रिस्ट काम कर रहे हैं। और अंदाज़ा लगाएं कि इतनी पॉपुलेशन में जो अब 22-23 करोड़ की आबादी है उसमें अगर आप तनासब दें तो आपको खुद ही अंदाज़ा होगा कि ये जो प्रैक्टिशनर्स हैं ये किस कदर कम है हमारे लिए। दूसरी चीज़ ये कि जो साइकोलॉजिस्ट हैं जो कि साइकोलॉजिकल हेल्प प्रोवाइड करते हैं, उनमें बहुत ही कम साइकोलॉजिस्ट हैं जो कि वेल इक्विप्ड हैं और उनके पास प्रॉपर ट्रेनिंग और स्पेशलाइजेशंस अवेलेबल हैं। जो लोग काम कर भी रहे हैं या तो वो वेल इक्विप्ड ही नहीं है, और जो हैं या जो लोग काम कर रहे हैं उन तक लोगों की रसाई ही नहीं है। लोग जाते ही नहीं हैं और लोग ये समझते ही नहीं कि इस चीज़ के ऊपर भी, अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर भी हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या हमें इसकी ज़रूरत है। अब जब इस किस्म का एक बैरियर क्रिएट होता है, जब हम ये समझते हैं कि 1 to 2% पॉपुलेशन हाईली सीवियर या साइकोटिक पेशेंट्स पे मुश्तमिल होती है, जो कि एक तरह से आप समझ लें कि जो विजिबल पोर्शन नज़र आता है ना हमें साइकाइट्रिक इलनेसेस का, वो इतनी परसेंटेज होती है। और जो डिप्रेशन या एंजाइटी और स्ट्रेस जो बाकी रिलेटेड जनरल पॉपुलेशन के मसाइल हैं उनका तो कोई आप अहाता ही नहीं कर सकते हैं। तो थोड़ी सी मैं आज ना मेरी जो ब्रीफिंग है ना वो इस बारे में है कि हमें कैसे पता चले कि हमें किसी काउंसलिंग गाइडेंस या साइकोथेरेपी की ज़रूरत है और ये कैसे फंक्शन कैसे करती हैं। अच्छा है, मैं आपको जैसे बता रही हूँ 1 to 2% पॉपुलेशन ऐसी होती है कि जिनको इस किस्म की उनकी स्वीयर एबनॉर्मेलिटी उनके बिहेवियर में नज़र आती है कि उनके घर वाले उनको किसी डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं या किसी साइकाइट्रिस्ट के पास लेकर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने घर में तोड़ फोड़ शुरू की हुई होती है। वो ऊंचा ऊंचा बोल रहे होते हैं, वो सोते नहीं हैं, वो रेस्टलेस होते हैं जैसे कि बाइपोलर या स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स, और वो हाईली डिस्टर्ब्ड होते हैं और वो खुद भी हाईली डिस्टर्ब्ड होते हैं और सारी फैमिली भी साथ में डिस्टर्ब हुई हुई होती है। तो ऑटोमेटिकली जाहिर है जब इस हद तक एक एमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट हुई होती है तो घर वाले कोशिश करते हैं कि हम फ़ौरन से पेशतर हम किसी डॉक्टर से रुजू करें और किसी साइकाइट्रिस्ट की हेल्प लें, और उसके बाद उनको अक्सर किसी जो है ना मेंटल हेल्थ यूनिट में उनको दाखिला वगैरह दिया जाता है, लेकिन वो पॉपुलेशन काफ़ी कम होती है। एक दूसरी तरह की जो पॉपुलेशन साइकाइट्रिस्ट के पास आती है, मैं अभी सिर्फ साइकाइट्रिस्ट की बात कर रही हूँ, वो लोग होते हैं कि जिन्होंने मुख्तलिफ किस्म के ना टेस्ट कराए होते हैं और वो जनरल डॉक्टरों के पास, हकीमों के पास, आमिलों के पास, नजूमियों और ज्योतिषियों के पास, पीरों फकीरों के पास होकर आते हैं और उनको लगता है कि हमें जिन या चुड़ैल का हमला है या हमारे ऊपर साया हो गया है या इस किस्म की चीज़ें होती हैं और वो मेंटल इलनेसेस का शिकार होते हैं। आखिर में फिरते फारते कोई उनको कहते हैं उसको भी दिखा लो, वो उधर भी एक डॉक्टर बैठता है, वो पागलों का इलाज करता है। तो उसके बाद वो फिर एक बंडल ऑफ मुख्तलिफ इन्वेस्टिगेशंस जिनमें कुछ दवाइयाँ भी होती हैं, तवीज़ धागे भी होते हैं, हर किस्म की चीज़ होती है, और आखिर में खूब बिगड़ा हुआ जो केस है वो साइकाइट्रिस्ट के पास फिर आखिर में आता है जब तक काफ़ी काम खराब हो चुका हुआ होता है। अच्छा, साइकाइट्रिस्ट के पास तो वो आ गया, वहाँ पर आएंगे और वो कोई मेडिसिन देगा। जो सीवियर केसेस हैं जिनमें यूजुअली या न्यूरोट्रांसमीटर्स ख़राब होते हैं, इसमें मैंने पहले भी बताया था, हमारे ब्रेन में मुख्तलिफ न्यूरोट्रांसमीटर्स एक लिक्विड्स होते हैं छोटे छोटे जो हमारी पूरी बॉडी की फंक्शनिंग को कंट्रोल करते हैं। वो ज़ाहिर है कि वो मेडिसिन हैं जो वो उस चीज़ को कंट्रोल करेंगी, या ब्रेन की एबनॉर्मेलिटीज़ की वजह से है तो साइकाइट्रिस्ट तो दवाई दे देगा और कुछ अरसे में जो कुछ पॉजिटिव सिम्टम्स हैं जो एक्स्ट्रा आ गए हैं पेशेंट के अंदर वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। जैसे उसे आवाज़ें आ रही हैं, वो रेस्टलेस है, सो नहीं रहा, बहुत ज़्यादा चीख चला रहा है, बातें बहुत ज़्यादा कर रहा है और उसने सबका जीना हराम किया हुआ है, अपना भी किया हुआ है, तो पेशेंट की वो कैफियत तो ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद ना वो करेंगे क्या, मैं आपको पैटर्न बता रही हूँ कि ऐसा हमारे यहाँ किया जाता है इसके साथ। जो ही मरीज़ थोड़ा सा ठीक होता है तो अब वो ये नहीं कहेंगे कि हम डॉक्टर के पास लेकर गए थे उसकी दवाई से आराम आया, वो कहेंगे कल शाम को दम कराया ना, पीर जी आए थे, उन्होंने दम किया तो हमारा मरीज़ ठीक हो गया, और या फिर हम ना फलां जगह से पानी या धागा दम करा के लाए थे ना, उसका ये असर हुआ है। क्योंकि साइकाइट्रिक इलनेसेस बहुत लॉन्ग टर्म होती हैं, इनके ट्रीटमेंट्स बहुत लंबे चलते हैं, काफ़ी लंबा अरसा चलते हैं, तो लोग इसको फॉलो नहीं करते हैं और कुछ ही अरसे में या डॉक्टर बदल लेते हैं या मोड ऑफ ट्रीटमेंट ही बदल लेते हैं। तो कुछ अरसे में मरीज़ दोबारा ख़राब होना शुरू हो जाता है और कहते हैं डॉक्टर की दवाई से आराम नहीं आया और लेके किसी और डॉक्टर के पास चले जाते हैं। इस तरह से ये एक चक्कर इनका चलता चला जाता है।
अच्छा, अब हम ये समझते हैं कि नहीं जी, उस कैटेगरी के भी लोग नहीं हैं, लोग ऐसे हैं कि जो दवाई भी ले रहे हैं और प्रॉपरली दवाई ले रहे हैं। अब इसमें अगली जो चीज़ आती है ना, वो आती है जो साइकोथेरेपी की या साइकोलॉजिस्ट का मैं आपको काम बता रही हूँ। गौर से अंडरस्टैंड करना है। एक होता है, दो वर्ड्स यूज होते हैं, एक वर्ड है ब्रेन, एक वर्ड है माइंड। ब्रेन एंड माइंड। ब्रेन इज ऑल अबाउट बायोलॉजी या फिजियोलॉजी, यानी जो हमारा खोपड़ा है ना, ये कहलाता है ब्रेन, यानी इसमें पार्ट्स ऑफ ब्रेन या स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन आता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, बाकी तमाम स्ट्रक्चर्स। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे एक गाड़ी होती है, गाड़ी में इंजन है, पहिए हैं, स्टीयरिंग है, उसकी एक पूरी बॉडी है, सीट्स हैं, और एवरीथिंग जो कि उसका हिस्सा है, जो आपको नज़र आ रहा है ना, वो गाड़ी का वो सारे पार्ट्स हैं। इसी तरह जो ब्रेन है, ये हमारा वो बायोलॉजी है हमारे ब्रेन की। इसके अंदर कोई खराबी हुई है तो हम दवाई लेंगे और हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स या हमारे अंदर जो फंक्शनल डिस्टर्बेंसेस हैं वो कंट्रोल की जा सकती हैं ह्यूमन बींग्स में। इसी तरह जैसे गाड़ी के अंदर अगर आपकी बैटरी ख़राब है तो बैटरी चेंज कर लेते हैं, उसका ऑयल चेंज कराते हैं, उसकी मेंटेनेंस करते हैं, उसको काफ़ी सारे गाड़ी की मेंटेनेंस से रिलेटेड हम काम कराते हैं, टायर चेंज होने वाले हैं वो करा लेते हैं, तो इस तरह उसकी हम फंक्शनिंग ठीक रखते हैं। ये इतना काम तो आपने कर लिया। अब जैसे आपको पता है ना, अच्छी से अच्छी, महंगी से महंगी, कीमती से कीमती गाड़ी भी ले आए, अगर वो उसके लिए ड्राइवर ही अवेलेबल नहीं है और किसी को वो चलानी नहीं आती अच्छी तरीके से, तो आप कितना अरसा उसको अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकते हैं और रख सकते हैं। आप कहेंगे गाड़ी तो अभी भी नहीं चल रही, कुछ नहीं हुआ, हमने सब कुछ बदल लिया, टायर भी चेक कर लिए, हवा भी उसमें पूरी है, पेट्रोल भी डाला हुआ है, बैटरी भी चेक कर ली है, गाड़ी नहीं अच्छी चल रही, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। सेम वे हमारा जो हमारा फंक्शनिंग है ना, इसमें एक तो हो गया ब्रेन का काम, एक है हमारी सोल का काम। जो सोल है ना, वो समझ लो कि इस गाड़ी का ड्राइवर है जिसने गाड़ी चलानी है, यानी रूह है जो हमारी, जो बाहर से एंटर हो रही है उस बॉडी के अंदर ना। बड़ी एनोलॉजी ये याद रखनी है। जो सोल है वो ड्राइविंग सीट पे बैठेगी। अब ड्राइवर की महारत बहुत डिपेंड करती है कि वो गाड़ी को कैसे कैरी करता है। सेम वे जो हमारी सोल है ना, जब वो ख़राब है, उसके अंदर कोई गड़बड़ है, जैसे हमारा ड्राइवर है उसकी कुछ टेक्निक्स में या कुछ चीज़ों में गड़बड़ है, तो हमें चाहिए ना कि हम उस ड्राइवर की ट्रेनिंग का बंदोबस्त करें। सेम वे मेंटल डिसऑर्डर्स में इस ट्रेनिंग का बंदोबस्त साइकोलॉजिस्ट करता है। उसकी अगेन 2 कंपोनेंट्स हैं। मैं आज थोड़ा सा क्रिस्प करने की कोशिश करती हूँ और फालतू बातें नहीं करूँगी। एक उसमें पोर्शन आता है काउंसलिंग का, जनरल काउंसलिंग का। काउंसलिंग बहुत ब्रॉड टर्म है और बहुत सारी चीज़ों में अप्लाई होती है, जैसे कि कैरियर काउंसलिंग्स हो गई, इसके अलावा कोई वीज़ा काउंसलिंग हो गई, इसके अलावा वकील देते हैं, डॉक्टर्स देते हैं, मुख्तलिफ लोग काउंसलिंग देते हैं। काउंसलिंग का मतलब होता है सजेशंस या इन्फॉर्मेशन एक चीज़ के हवाले से, जिसमें हमारे पास एक टॉपिक होता है और उससे रिलेटेड हम रेलिवेंट किसी को मशवरा देते हैं और अगला पर्सन अपनी मर्जी से डिसीजन लेता है। जो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग है, इसको हम साइको एजुकेशन भी बोलते हैं। साइको एजुकेशन मींस यानी साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स की काउंसलिंग और उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन। इवन ये जो मेरी वीडियो है, ये भी दरअसल साइको एजुकेशन का ही काम करती है। ये चीज़ सबसे ज़्यादा लैक करती है और मेरा ये ख्याल है कि बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट को और लोगों को जो मेंटल हेल्थ में काम कर रहे हैं, उनको कम अज़ कम साइको एजुकेशन के ऊपर बहुत फोकस करने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ चूँकि साइकाइट्रिस्ट की तादाद ऑलरेडी कम है, तो उनके ऊपर बहुत प्रेशर होता है। वो मुश्किल इतना ही करते हैं कि एक मरीज़ को देखें और उनको अप्रोप्रिएट दवाई दे सकें। उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि एक इंडिविजुअल मरीज को बीमारी के पैटर्न, प्रेवलेंस, इंसिडेंस, यानी वो बीमारी कितनी फैली हुई है, वो कब ठीक होगी, उसमें किस तरह के सिम्टम्स आएंगे, बीमारी के अंदर किस तरह के पैटर्न्स बदलेंगे, लोगों जो उसकी फैमिली मेंबर्स हैं उनको किस तरह से हेल्प करनी चाहिए पेशेंट की, ये सारी जो डिटेल्स हैं, बातें हैं, ये बताने का उनके पास वक्त ही नहीं होता, अक्सर नहीं होता। कुछ पम्फलेट्स वगैरह देते हैं या ऐसी चीज़ें समटाइम्स देते हैं कुछ क्लिनिक्स में, सब लोग नहीं देते हैं ये भी। तो इसके ऊपर बहुत काम करने की ज़रूरत है। साइकोलॉजिस्ट का सबसे बेसिक काम जो है वो साइको एजुकेशन का होता है। और अगर किसी के पास घरों में ऐसे मरीज हैं या खुदा ना खास्ता आप खुद इस किस्म की किसी इलनेस का शिकार है, किसी भी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, तो साइको एजुकेशन आपके लिए पहला स्टेप होगी। आपको बीमारी को जानने में मदद मिलेगी। साइकोलॉजिकल डिजीज़ के बारे में बहुत कम हम लोग जानते हैं, जिस तरह से कि स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, जो ये जिसको हम जुनून की बीमारी समझते हैं, पागलपन की, उसका देखिए पैटर्न जो है वो जेनेटिक पैटर्न आता है। 18 to 25 पे उसने प्रेसिपिटेट होना है। मेडिसिन से सिम्टम्स जो हैं वो रिकवर कर जाते हैं, लेकिन वो दवाई बहुत लंबा अरसा चलानी है। उसको कितना अरसा चलाना है और किस तरह से वो कितने अरसे के बाद दोबारा वापस आएगी। यूजुअली ये बीमारियां लॉन्ग लास्टिंग होती हैं, इतनी जल्दी ठीक नहीं होती हैं, और साथ साथ दवाई और जो साइकोथेरेपीज इनकी ज़रूरत हुआ करती है। अच्छा, ये तो हो गई हमारी काउंसलिंग जिसमें साइको एजुकेशन आती है, जो कि बहुत ही एक ब्रॉड टर्म है। अच्छा, साइकोथेरेपी की ज़रूरत कब पेश आ सकती है?
साइकोथेरेपी एक तरह से एक ट्रेनिंग है किसी साइकोलॉजिस्ट की, कोई स्पेशल टेक्निक्स इस्तेमाल करने के लिए जो कि किसी मरीज के टेलर्ड सिम्टम के काम आएगी। टेलर्ड का मतलब क्या होता है, जैसे कि हर एक पर्सन की बॉडी डिफरेंट है तो टेलर उसी की मेजरमेंट के मुताबिक कपड़े तैयार करता है। इसी तरह जो साइकोथेरेपीज हैं वो डिटेल से एक पेशेंट की इन्वेस्टिगेशन की जाती है, काफ़ी डिटेल से की जाती है, उसके तमाम एस्पेक्ट्स नोट किए जाते हैं, साइकोलॉजिस्ट वो तमाम पॉइंट्स लिखेगा, उसके बाद वो डिसाइड करेगा कि वो कौन कौन सी स्टेप्स और टेक्निक्स इस्तेमाल करेगा। तो इस चीज़ में समटाइम पेशेंट की अगर उसकी कंडीशन बेहतर है वो अंडरस्टैंड कर सकता है, और उसके साथ किसी ना किसी हेल्पर या फैमिली मेंबर्स को भी शामिल किया जाता है और उनकी कंसेंट भी ली जाती है, उनको बताया भी जाता है कि हम इस तरह से करेंगे। सेशंस पर मुश्तमिल होता है। कोई भी चीज़ जो थेरेपी कहलाती है ना, वो एक ना लॉन्ग टर्म सक्सेसिव पैटर्न होता है। जैसे कि इवन हम फार्माकोलॉजी में जो ड्रग्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, तो तब भी आपको पता है ना, कहते हैं ये 7 दिन की दवाई है, ये 2 दिन की दवाई है, फिजियोथेरेपी है। तो उसका मतलब क्या होता है कि आपने एक दफ़ा आना है तो अपने नेक्स्ट सेशन में दोबारा आना है, वो एक लॉन्ग टर्म पैटर्न ऑफ ट्रीटमेंट होता है। अब साइकोथेरेपी में भी ऐसे ही होता है, एक दफ़ा को आते हैं और वो कहेंगे डॉक्टर साहब ने तो या साइकोलॉजिस्ट ने तो बातें करके मुझे घर भेज दिया है, उसने क्या किया है, कुछ भी नहीं किया। तो हम ये अंडरस्टैंड नहीं करते हैं कि साइकोथेरेपिस्ट का काम ही यही है कि वो आपसे बातों बातों में आपके बारे में वो चीज़ें उगलवाता है और उनको करेक्टिफाई करता है जिनको आप खुद भी अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते हैं। तो एक आध विजिट के बाद आप छोड़ देते हैं कि इसका तो कोई फायदा ही नहीं है, ये क्या फायदा हुआ, मैं दवाई तो ले आया था ना। ओ भाई, दवाई आपने ली है, दवाई आपने लेके आपने अपनी गाड़ी सेट कर ली है, और गाड़ी को चलाना कैसे है भाई, उसको भी तो सीखना है ना, ड्राइविंग लाइसेंस लेना है कि नहीं लेना। तो वो आपने जब तक साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाना, आपने सीखना नहीं है उस चीज़ को, उन एबनॉर्मल और मेल अडेप्टिव पैटर्न्स को करेक्टिफाई नहीं करना, तो तब तक आप उसको अच्छे तरीके से हैंडल नहीं कर सकते हैं। तो साइकोथेरेपी हम चाहिए होती है कि जब आप साइकाइट्रिस्ट के पास जा रहे हैं, देन आपको उसके साथ साथ, उस मेडिकेशन के साथ साथ काउंसलिंग प्लस साइकोथेरेपी की भी ज़रूरत हो सकती है।